नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। चलिए 2-3 खुशखबरियों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पहली खुशखबरी ये, जिस समय प्रोग्राम में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय शुभांशु मिश्रा पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। सकुशल कैलिफोर्निया के समुद्र में उनकी वापसी हो गई है। उनकी माताजी की आंखों में जो आंसू थे, और कौन भारतीय नहीं होगा, 40-41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया, वहां 18 दिन बिताए, तरह तरह के प्रयोग किए और उसके बाद सकुशल वापस धरती पर लौट आए हैं। दूसरी खबर, दूसरी खुशखबरी, टेस्ला कंपनी का शोरूम मुंबई में खुल गया है और ये अभी शोरूम है जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो भाषाई नफरती लोग हैं, ये उनके लिए भी एक मैसेज है कि टेस्ला कंपनी ने अपने शोरूम के बाहर हिंदी में टेस्ला लिखा है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। तीसरी खबर ये है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं और ये मुलाकात आज सुबह हुई है। इस मुलाकात के भी बड़े मायने हैं, आगे चल करके समझाएंगे। और ना भूलें, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो देश के भीतर भी कोई कम नहीं है, लेकिन दुनिया में अब ऐसे कई लोग हैं, कई चेहरे हैं, कई राष्ट्र प्रमुख हैं जो मोदी की लोकप्रियता को और मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति को, विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। इनमें आप शी जिनपिंग को भी शामिल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इनमें आप अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बड़े आराम से उस सूची में आप शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने संभवतः कल 24वीं बार बोला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध होने वाला था 1 हफ्ते के भीतर और मैंने रुकवा दिया। ये सब इसके बावजूद वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जब 35 मिनट की बातचीत हुई थी, उसमें सीधे तौर पर उनके मुंह पर प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि आपसे भारत ने मध्यस्थता के लिए कभी नहीं कहा, आपने कोई मध्यस्थता नहीं की। डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से हमारे डीजीएमओ के पास फोन आया हॉटलाइन पर, वो घुटने टेक रहे थे, युद्ध विराम की अपील कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और हमने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते ही नहीं, उनका दिल है कि मानता ही नहीं। एक और खबर बताते चलें, उसके बाद मूल विषय पर आते हैं। खबर यह है कि कांग्रेस के शहजादे यानी राहुल गांधी बहरीन के एयरपोर्ट पर देखे गए और ये पिछले कुछ महीने में उनकी बहरीन की दूसरी यात्रा है। अब मीडिया में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस समय पाकिस्तान के भी एक बड़े नेता बहरीन की यात्रा पर हैं। उसी समय राहुल गांधी की ये बहरीन की यात्रा क्या कहलाती है, ये आप समझिए या कांग्रेस इस पर जवाब दे कि ठीक ऐसे समय ही राहुल गांधी वहां पर क्यों है। और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मानसून सत्र की तैयारी कर रहे हैं, आज हम 15 जुलाई को बात कर रहे हैं, 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण अवसरों पर राहुल गांधी अचानक विदेश यात्रा पर क्यों निकल जाते हैं और गोपनीय विदेश यात्रा पर क्यों निकल जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी
उनकी इन गुप्त विदेश यात्राओं का आखिर खुलासा क्यों नहीं करती है? क्योंकि राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन में है, 5वीं बार सांसद चुने गए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और यहाँ के इकोसिस्टम लुटियन मीडिया के लाडले हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं तो मीडिया उसको हाथों हाथ लेता है, प्रसाद की तरह ग्रहण करता है और फिर उसे पूरे देश में और दुनिया में फैला देता है। तो ये लुटियन मीडिया, ये इकोसिस्टम इस पर सवाल खड़े क्यों नहीं करता है कि जो अब नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो अपनी यात्राओं का, कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, इसका खुलासा क्यों नहीं करते हैं? यानी अपनी यात्राओं में पारदर्शिता लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं? अब आते हैं मूल विषय पर। मूल विषय मेरा आज का ये है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा से लौटे हैं और इन 5 देशों में कई देशों ने उनका सम्मान किया है, उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है और कुल मिलाकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ऐसे 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान हैं जो अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर उनको प्रदान किए हैं। 16 तो ये दिखाई दे रहे हैं, 4-4 की रो है और नीचे 8 और 3 ऊपर, 16 और 8 24 और 3 27 देशों का उनको सम्मान हासिल हो चुका है और जब से वो लौटे हैं तब से आम तौर पर थोड़ा खामोश हैं। कुछ कुछ लोगों की टिप्पणियां उनके विदेश दौरों को लेकर के आई हैं, बेहद आपत्तिजनक, जिन पर विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि इस तरह की अवांछित टिप्पणियां जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ रिश्तों पर इसके गलत असर पड़ सकते हैं, इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। क्यों की हैं? उनको विदेश नीति की, कूटनीति की, विभिन्न देशों के साथ संबंधों की कितनी समझ है और इनमें कितनी संवेदनशीलता होती है, शायद इसका उनको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए विदेश मंत्रालय ने पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री, भगवंत मान है कोई भी है, मुख्यमंत्री के बयान से खुद को अलग किया, भारत को एक तरीके से अलग किया। ये बहुत बड़ी घटना थी जिसको मीडिया ने एक तरीके से ढांपने का काम किया, उस पर मिट्टी डालने का काम किया है, जबकि इसकी ठीक तरीके से कवरेज होनी चाहिए थी। वैसे तो एक खबर और भी है जिसका उल्लेख करके अगर मूल विषय पर आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खबर ये है कि अजीत अंजुम जो यूट्यूबर हैं और जो कई चैनलों में काम कर चुके हैं, उनके खिलाफ बिहार में एक एफआईआर दर्ज हुई है और एक ट्वीट है अशोक साहू का, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि बिहार मतदाता सत्यापन के दौरान अजीत अंजुम ने अवैध रूप से मतदान केंद्र में प्रवेश किया और सांप्रदायिक फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने बिना अनुमति के संवेदनशील चुनावी दस्तावेजों का वीडियो बनाया। इसके बाद उन्होंने एक झूठी सांप्रदायिक कहानी फैलाई, जबकि मतदान केंद्र पर कुल 1104 में से 1098 हिंदू मतदाता हैं। उन्होंने जातियों के नाम लिए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अशांति भड़काने की कोशिश की। ये सब उनके YouTube चैनल पर 45 मिनट के एक वीडियो में कैद है। सरकारी काम में बाधा डालने और फूट डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग ने पुष्टि की कि कोई अनियमितता नहीं हुई।
प्रक्रिया शांतिपूर्ण और नियमानुसार रही। अगर कोई दंगा भड़कता है तो अजीत अंजुम जिम्मेदार होंगे। चुनाव आयोग का अच्छा कदम, इस एजेंडे को खुली छूट नहीं दी जा सकती। ये अजीत अंजुम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई, उसकी जानकारी। यानी देर से ही सही जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो बहुत लंबे समय से इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त करने के लिए अभिशप्त कर दी गई थी, उन्होंने अब अपने भीतर रीढ़ होने का भी सबूत देना शुरू किया है। ऐसे लोग जो चुनाव आयोग पर लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, ईवीएम पर दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं, अपना सिर बचाने के लिए, अपनी लीडरशिप बचाने के लिए, उनके खिलाफ काफी पहले ही इस तरह की एफआईआर दर्ज करके उनको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, देर से सही। लेकिन एक और खबर है, ये दैनिक जागरण में छपी है और इसमें लिखा है, पुनरीक्षण के बाद बिहार की प्रारूप सूची से हटेंगे 35,70,000 मतदाताओं के नाम। अब तक दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए 17 लाख वोटर और 12,56,000 मृत पाए गए। यानी 12 लाख से ज्यादा, 12.5 लाख के आसपास मृत हो गए, लेकिन उनके नाम नहीं हटे थे। और 17 लाख से ज्यादा बिहार में रहते नहीं है, दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए। और कुछ फर्जी होंगे, कुछ दूसरे होंगे। ये एक जागरण में खबर छपी थी, लेकिन रवीश कुमार के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने क्या लिखा है, अभी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट बना भी नहीं है, लोगों ने दस्तावेज भी नहीं दिए हैं, अपील का मौका तक नहीं मिला है, लेकिन जागरण लिख रहा है कि 35 लाख वोटर के नाम काटने की तैयारी। इतनी तैयारी हो चुकी है तो चुनाव क्यों करा रहे हैं? प्रिंट कमांड दीजिए और रिजल्ट छाप दीजिए। क्या जागरण की इस खोल कर पर भारत का चुनाव आयोग मिसलीडिंग का ठप्पा लगाएगा? ऐसा लग रहा है कि नाम काटने का हिसाब पहले से तय कर लिया गया था। एक पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम के हिस्से कौन कौन हैं बताने की जरूरत नहीं है। इन लोगों का अल्टीमेट ध्येय क्या है, ये किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके नेतृत्व में जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं उन पर सवाल खड़े करते रहे हैं, ये हमारे आपके सबके सामने है। कुल मिलाकर के देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करना, हर संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़े करना, उनको विफल बताना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के हाथों की कठपुतली साबित करना, और अल्टीमेटली जो मैं कहता रहा हूं, एक ऐसा वातावरण पैदा करना इंटरनेशनली, जैसे बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटा गया, एक अराजकता का माहौल पैदा किया गया और जो कट्टरपंथी थे और देश विरोधी ताकतें थी उनको जिस तरीके से सड़कों पर उतार करके कत्लेआम कराया गया, यहां तक के प्रधानमंत्री के आवास में वो घुस गए, उनके जो अंग वस्त्र थे वो भी लहराए गए कैमरों पर और शेख हसीना को देश छोड़ करके जाना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी। वैसा वातावरण ये, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कितनी बार हार चुकी है, ये हिसाब किताब अब उनके पास भी नहीं है। अलग अलग राज्यों में किस तरीके से क्षेत्रीय दल भी अब हारते जा रहे हैं, ये भी ये लोग सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है, ये तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसलिए जो मूल विषय है आज का वो ये कि जब से नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा कि जब आपकी 75 वर्ष की आयु हो जाए और लोग आपको बधाई देने लगे, गुलदस्ते देने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए
कि अब आपके रिटायर होने का समय आ गया है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये बात वो अपने लिए कह रहे थे क्योंकि वो 11 सितंबर को 75 के होने जा रहे हैं और बहुत लंबे समय से संघ प्रमुख के पद पर भी हैं। लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कदर ईर्ष्या रखते हैं, डहा रखते हैं, उनको एक मौका दिखाई दिया इसमें। और ये लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेयरवेल के गीत लिख रहे हैं, फेयरवेल की तैयारी में जुटे हुए हैं कि 11 सितंबर को मोहन भागवत का जन्मदिन है 75वां और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 वर्ष के हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को, जिनमें मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, बहुत सारे लोग हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाले नरेंद्र मोदी क्या 75 साल के होने के बाद अब रिटायरमेंट लेंगे। ये सब इसलिए परेशान है नरेंद्र मोदी से कि पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। उनके नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से अगर देखें, उन पैरामीटर्स पर अगर आप भारत की उपलब्धियां देखें, जांचें परखें, तो जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे तो पूरी दुनिया में भारत 11वें नंबर पर था लार्जेस्ट इकोनॉमी के मामले में। तो वो अब चौथे स्थान पर तो पहुंच गया है और अगले 2-3 वर्षों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की भारत बन जाएगा। यानी पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। तो उनकी अगुवाई में जो राहुल गांधी और वो रंगराजन और कई दूसरे इकोनॉमिस्ट बैठ करके इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि ये जो कोविड काल है इसमें सुनामी आने वाली है, आर्थिक सुनामी आने वाली है, सत्यानाश होने वाला है, वो उनके कहने का भाव ये था। तो उन सबको तो गलत साबित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने, उनकी सरकार ने। भारत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका में भी थोड़े बहुत झटके लगे, चीन में भी लगे, दूसरे देशों में भी लगे। भारत में वैसे झटके भी नहीं लगे, किसी के रोजगार भी नहीं छीने। अगर उस समय थोड़े बहुत छीने होंगे तो वो वापस मिल गए। आज देश तेज गति से तरक्की कर रहा है, देश का दुनिया में मान बढ़ रहा है और जो शी जिनपिंग की बेचैनी है कि ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में नहीं गए क्योंकि ब्राजील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेट गेस्ट बना करके विशेष सम्मान देने वाला था और विशेष डिनर देने वाला था, इसलिए जल भुन करके शी जिनपिंग ने ब्राजील जाना ही स्थगित कर दिया। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जिनके सुर बदले हुए हैं, जो तरह तरह की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन भारत पर हैवी टैरिफ जो है वो थोपने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और जो लगातार एक तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई। तो सब एक तरीके से अपने को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और देश के भीतर तो जो हाल है विपक्षी दलों का, वो हम आप बहुत अच्छे तरीके से देख और समझ रहे हैं। 21 जुलाई से मानसून सत्र है। जब से प्रधानमंत्री लौटे हैं 5 देशों की यात्रा से, आमतौर पर चुप हैं। जब उन्होंने शपथ ली थी तीसरी बार, तब उन्होंने देश से कहा था, देशवासियों से कहा था कि बड़े और कड़े फैसलों के लिए तैयार रहें। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा खामोश रहते हैं, तब तब बहुत सारे लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है क्योंकि वो उनके स्वभाव को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं अब तक। जब से वो लौटे हैं तब से काम में जुटे हुए हैं। इस सत्र की अवधि भी अचानक 1 सप्ताह बढ़ा दी गई है। पहले 21 जुलाई से संभवतः 11 या 12 अगस्त तक थी,
अब ये एक सप्ताह बढ़ गई है। यानी 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12वां संबोधन पार्लियामेंट सेशन के बीच में ही होगा और पार्लियामेंट में ये लोग हंगामे करेंगे, जानकारी है। और कांग्रेस को एक और अवसर दिख रहा है कि फिर से छिटके हुए सारे विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर और संसद को ना चलने दिया जाए। लेकिन कब तक नहीं चलने देंगे आप? उन्होंने तो एक सप्ताह पहले ही सेशन बढ़ा दिया है। यानी बड़े फैसले होने वाले हैं, बड़े फैसलों की तैयारी हो रही है और प्रधानमंत्री अगर चुप हैं तो इनसे निपटने की भी रणनीति में लगे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।